विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक से आइए आज सुनते हैं 10वां पत्र, पुरानी परंपरा का बोझ। इस पत्र को लिखने की तारीख है 14 जनवरी सन 1931। जेल में मैंने अजीब आदतें पैदा कर ली हैं। उनमें से एक है सुबह पौ फटने से भी पहले उठना। ये आदत मैंने पिछली गर्मियों से शुरू की, क्योंकि मुझे ये देखना अच्छा लगता था कि सुबह कैसे होती है और किस तरह धीरे धीरे तारों की रोशनी को बुझा देती है। क्या सुबह होने के पहले की चांदनी तुमने देखी है? और ये देखा है कि धीरे धीरे ये तड़का दिन के रूप में कैसे बदल जाता है। मैंने चांदनी और उषा की इस प्रतियोगिता को अक्सर देखा है। उषा हमेशा जीत जाती है और इस विचित्र और मंद रोशनी में कभी कभी ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये चांदनी है या आने वाले दिन की रोशनी है। दिन हो जाता है, थोड़ी ही देर में कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता। दिन हो जाता है और फीका चंद्रमा प्रतियोगिता में हार कर पीछे हट जाता है। मैं अपनी आदत के अनुसार आज उठा तो तारे चमक रहे थे और तड़के के पहले हवा में जो अजीब ताजगी होती है, उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उषा होने वाली है। और ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा, दूर से आने वाली आवाज़ों और मरमराहटों ने, जो कि बढ़ती ही जाती हैं, सवेरे की शांति को भंग कर दिया। मुझे याद आ गया कि आज संक्रांति यानी माघ मेले का पहला पर्व है और यात्री लोग हजारों की तादाद में संगम स्नान करने जा रहे होंगे। ये चलते चलते गाते जाते थे और कभी कभी गंगा माता की जय भी बोलते थे। इनकी ये आवाज़ नैनी जेल की दीवारों को लांघ कर मेरे कानों में पहुंच रही थी। मुझे ख्याल आ गया कि देखो, श्रद्धा में कितनी शक्ति है। वो इन असंख्य लोगों को नदियों के किनारे खींच लाई है और ये लोग थोड़ी देर के लिए अपनी गरीबी और मुसीबतों को भूल गए हैं। और मैं ये सोचने लगा कि देखो, सैकड़ों और हज़ारों वर्षों से हर साल यात्री किस तरह त्रिवेणी की यात्रा को आते हैं। आदमी पैदा हो और मर जाए, सरकारें और साम्राज्य कुछ दिनों के लिए शान जमा लें और फिर अतीत में गायब हो जाएं, लेकिन परंपरा बराबर जारी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके सामने सिर झुकाती रहती है। परंपरा में बहुत कुछ अच्छाई होती है, लेकिन कभी कभी वो एक भयंकर बोझ बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रगति मुश्किल हो जाती है। जो अटूट जंजीर धुंधले और प्राचीन अतीत से हमारा संबंध जोड़ती है, उसकी कल्पना करने से और 1300 वर्ष के पहले लिखे हुए इन मेलों के उस समय की पुरानी परंपरा से चले आ रहे थे। ये सच है कि हमें अतीत से जोड़ने वाली बहुत सी लड़ियों को कायम रखना पड़ेगा, लेकिन अगर परंपरा हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो हमें उसके कैद खाने को तोड़कर बाहर भी निकलना होगा। पिछले 3 पत्रों में हमने पुरानी दुनिया को जानने की कोशिश की कि एक तस्वीर हमारे सामने खिंच जाए। मैंने तारीखों का जिक्र नहीं किया। तारीखें मुझे पसंद नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई इनके पचड़े में पड़े। और इस पुराने ज़माने की घटनाओं को सही तारीखों में जानना आसान भी नहीं है। बाद में कभी कभी ये ज़रूरी हो सकता है कि कुछ तारीखें दे दी जाएं और उन्हें याद रखा जाए, ताकि हमें घटनाओं को ठीक सिलसिलेवार याद रखने में मदद मिल सके। अभी तो हम प्राचीन संसार की रूपरेखा ही खींच रहे हैं। यूनान, भूमध्य सागर, मिस्र, एशिया कोचक और ईरान की एक झलक हम देख चुके हैं। अब अपने देश की तरफ आते हैं। भारत के प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन करने में हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई आ जाती है। आदि आर्यों ने, जिन्हें अंग्रेजी में एंडो एरियन कहते हैं, इतिहास लिखने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन लोगों के रचे हुए ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत ऐसे हैं जिन्हें महान पुरुष ही लिख सकते थे। इन ग्रंथों से और दूसरी सामग्री से हमें पुराने इतिहास का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ये वास्तव में इतिहास नहीं है। संस्कृत में वास्तविक इतिहास की अकेली पुस्तक कश्मीर के इतिहास पर है, लेकिन वो बहुत बाद के ज़माने की है। उसका नाम है राजतरंगिणी। उसमें कश्मीर के राजाओं का सिलसिलेवार हाल है और ये कलहड़ की लिखी हुई है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि जिस तरह मैं तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारे रणजीत फूफा कश्मीर के इस महान इतिहास का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं और वो करीब आधा ख़त्म कर चुके हैं। जब आर्यों ने भारत में कदम रखा तो देश पहले ही सभ्य हो चुका था। अब ये सही तौर पर मालूम पड़ता है कि आर्यों के आने के बहुत समय पहले
इस देश में एक महान सभ्यता मौजूद थी। संभव है कुछ वर्षों के अंदर जब हमारे पुरातत्ववेत्ता वहाँ जो कुछ भी मिलता है उसे खोज निकालेंगे, तब हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जान सकेंगे। बहरहाल इसके अलावा ये भी मालूम होता है कि उस समय दक्षिण भारत में और शायद उत्तर भारत में भी द्रविड़ों की एक समृद्ध सभ्यता थी। इनकी भाषाएं जो आर्यों की संस्कृत से निकली हुई नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं और इनमें बड़ा सुंदर साहित्य पाया जाता है। इन भाषाओं के नाम हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये भाषाएं दक्षिण भारत में आज भी फूल फल रही हैं। शायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय महासभा ने भारत के प्रांत भाषाओं के आधार पर बनाए हैं। यूरोप और दूसरे मुल्कों के लोग ये समझते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। ये बिल्कुल बेहुदा बात है और ऐसा करने वाला खुद अपना ही अज्ञान जाहिर करता है। ये सच है कि भारत जैसे बड़े देश में बहुत सी बोलियां हैं जो स्थान भेद के अनुसार किसी एक भाषा के अलग अलग रूप हैं। यहाँ के पहाड़ी और दूसरे हिस्सों में भी कितनी ही छोटी मोटी जातियां हैं जिनकी अपनी अपनी खास बोलियां हैं, लेकिन अगर सारे भारत को एक साथ लिया जाए तो इन सब का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। उनका महत्व सिर्फ मर्दमशुमारी के ख्याल से ही है। जैसा कि मेरा ख्याल है, मैंने अपने पिछले पत्र में लिखा है कि भारत की असली भाषाएं दो परिवारों में बांटी जाती हैं। पहला परिवार द्रविड़ भाषा का है और दूसरा भारतीय आर्य जाति की भाषा का। भारतीय आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी और भारत की सारी भाषाएं हिंदी, बंगला, गुजराती और मराठी संस्कृत से निकली हैं। इसके अलावा कुछ भेद और भी हैं। असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। उर्दू भी हिंदी का एक भेद है। हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी और उर्दू। इस तरह भारत में मुख्य भाषाएं 10 हैं। हिंदुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और असमी। इसमें से हिंदुस्तानी जो अपनी मातृभाषा है सारे उत्तर भारत में है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत। ये बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें करीब 15 करोड़ आदमी बसते हैं। तुम देखोगी कि अभी भी 15 करोड़ आदमी कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ हिंदुस्तानी बोलते हैं। और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि भारत के ज़्यादातर हिस्से में लोग हिंदुस्तानी समझते हैं। भारत के सब लोगों की भाषा शायद यही बनेगी, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं कि जिन भाषाओं का मैंने ऊपर जिक्र किया है ख़त्म हो जाएंगी। बेशक ये प्रांतीय भाषाओं की हैसियत से बनी रहेंगी क्योंकि इनमें सुंदर साहित्य है। किसी भी जाति के समुन्नत भाषा को छीन लेने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं की जानी चाहिए। किसी कौम के विकास और उसके बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन उसकी अपनी भाषा है। भारत में आज हर एक चीज़ उल्टी पुल्टी हो रही है और हम आपस में ही अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेज़ी में पत्र लिखता हूँ, ये एक भद्दी बात है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही इससे छुटकारा पा जाएंगे।